तो आज हम पढ़ेंगे भूकंप। अभी कब आया भूकंप? फ्राइडे। महसूस हुआ? नहीं हुआ? महसूस तो हमको भी नहीं। वैसी दुनिया जिंदगी इतनी हिली डुली है कि धरती हिल रही, समझ में नहीं आ रही। भूकंप क्या होता है? देखो मैं इसको तोड़ देती हूँ, इस वर्ड को। अगर आप शब्द को तोड़ के सीखते हैं तो आप पूरी जिंदगी याद रखते हैं। भूकंप, भू से मतलब होता है भूमि। आप भूमि की पर्यायवाची जानते हैं ना, भू वसुंधरा भी बोलते हैं। तो भू से मतलब है यहाँ पे भूमि से, और कंप से मतलब यहाँ पे कंपन से। किससे है? कंपन से। कंपन का मतलब होता है हिलना, और भू का मतलब होता है भूमि। तो यहाँ पे किसमें कंपन हो रहा है? भूमि में कंपन हो रहा है। तो यही आपका भूकंप होता है। समझ में आया? जब आपकी जो धरातल है, अगर मैं धरातल की बात करूं, एकदम आसान लैंग्वेज में एकदम आराम से समझना है। ये हमारी धरातल है, क्रस्ट। आपको पता है कि ये जो ऊपरी क्रस्ट है हमारी, इसमें ही हमें हलचल महसूस होती है, तो हमें लगता है कि भूकंप आया है। लेकिन ये सब कुछ आंतरिक परत से हो रहा होता है। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? आंतरिक परत से हो रहा है। तो देखो, भूकंप के दो केंद्र होते हैं। भूकंप में कितने केंद्र होते हैं? दो केंद्र होते हैं। एक होता है मूल केंद्र, एक आपका होता है मूल केंद्र, और दूसरा होता है अभिकेंद्र। देखो, मूल केंद्र तुम्हारा धरती के नीचे होता है, गर्भ में। ठीक? धरती के नीचे क्या होता है? मूल केंद्र, जहां से तरंगे उठती हैं, वो क्या होता है? मूल केंद्र। ये तुम्हारा मूल केंद्र है। इसकी एक ट्रिक बताओ। मूली कहाँ होती है? धरती के नीचे होती है ना। तो मूली धरती के अगर नीचे होती है तो मूल केंद्र भूकंप का कहाँ होता है? नीचे, गर्भ में होता है। पृथ्वी के गर्भ में हमारा होता है मूल केंद्र। अब अभिकेंद्र या अधिकेंद्र की बात करते हैं तो ये ऊपर होता है, ये धरती पर होता है। ये कहाँ होता है? धरती पर होता है। यहीं से देखो वेज उठती है हमारी, तरंगे जो उठती है हमारी, वो कहाँ से उठती है? मूल केंद्र से उठती है। और हमें झटके महसूस होते हैं। क्या महसूस होते हैं? और हमें लगता है कि भूकंप आ गया। तो मूल केंद्र कहाँ होता है? नीचे होता है धरती के, उसे हम कहते हैं मूल केंद्र। ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक? ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े और आगे देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कि भूकंप की तरंगों को हम किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। किससे? जैसे हम टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं, तो भूकंप की तरंगों को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। क्लियर? सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम भूकंप की तरंगों को नापते हैं। अब ठीक आगे बढ़ते हैं कि कैसे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। हमारे वायुमंडल में रेडॉन एक गैस होती है। रेडॉन नाम की गैस एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने का मतलब है कि वायुमंडल में रेडॉन गैस फैल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला। कौन सी गैस? रेडॉन। ठीक? रेडॉन नाम की गैस एक्टिव हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। अभी क्या पॉइंट हम देखते हैं? नीचे होता है मूल केंद्र, ऊपर होता है अधिकेंद्र हमारा। सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं भूकंप की तरंगों को। साथ ही देखते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस एक्टिव होती है? रेडॉन नाम की। यहाँ तक क्लियर? भूकंप यानी भूमि में कंपन। भूकंप यानी भूमि में कंपन हो रहा है। अब देखते हैं, सिस्मोग्राफ से हमने तरंगे नापी, रेडॉन नामक गैस एक्टिव हो गई, जिससे हमें पता चल गया कि भूकंप आने वाला है। ये रेडॉन नाम की गैस बहुत हेल्प करती है साइंटिस्ट के। जैसे जो बता देते हैं ना कि ये क्षेत्र अभी इमरजेंसी में है, यहाँ भूकंप आने वाला है या आने की संभावना है। तो कैसे बता देते हैं? रेडॉन नाम की गैस की वजह से वो बता देते हैं कि ये गैस अगर एक्टिव हो गई है तो यहाँ पे भूकंप आ सकता है या आने वाला है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, भूकंप के कुछ टाइप होते हैं। कितने प्रकार के भूकंप होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ भूकंप देख लेते हैं कि भूकंप के प्रकार कितने होते हैं। देखो, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं भूकंप। कितने प्रकार होते हैं? 3। चलो लिखो। पहला प्रकार होता है आपका, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। पहला प्रकार क्या होता है? ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी हो गया है पहला भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप। दूसरा भूकंप हमारा कौन सा है? दूसरा भूकंप है पातालीय भूकंप।
ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा भूकंप हमारा पातालीय भूकंप, तीसरा भूकंप सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जिससे भूकंप आते हैं जिस प्रकार से, अब वो पढ़ेंगे घर्षण या प्लेट विवर्तनिकी भूकंप। लिख देते हैं आप, घर्षण या प्लेट विवर्तनिकी भूकंप। ठीक, ये तीसरा प्रकार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं, और अभी जो लेटेस्ट परसों भूकंप आया है आपका, उसकी वजह यही है, ये तीसरा प्रकार। क्या होता है कि आपको पहले मैंने बताया है कि हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं, टोटल 6 बड़ी और 20 छोटी, जिसकी थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेज ने दी थी। लिखवाया था 6, लिखो 6 प्लेट्स होती हैं, तुम लोग शायद नहीं थे उस दिन क्लास में। 6 प्लेट्स होती हैं मेन कितनी प्लेट्स होती हैं? 6 मेन प्लेट्स होती हैं, जिसमें 20 बड़ी 20 छोटी प्लेट है और 6 सबसे बड़ी, लेकिन हम मेन प्लेट जिसे कहेंगे वो 6 ही है। 6 मेन प्लेट होती हैं, बड़ी प्लेट, और 20 छोटी प्लेट होती है। थ्योरी किसने दी है? हैरी हेज ने दी। किसने दी है? हैरी हेज ने थ्योरी दी है। किसकी? प्लेट्स की थ्योरी किसने दी है? हैरी हेज ने। टोटल कितनी प्लेट्स हैं? बड़ी 6, छोटी 20। हम बड़ी की बात करते हैं। देखो प्लेट से भूकंप कैसे आता है। सबसे बड़ी चीज जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लो 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है, दोनों सामने से हमें पता है कि जो प्लेट है ये तरल पदार्थ पे होती ठोस है, लेकिन ये तैर रही है तरल पदार्थ, जिसकी वजह से ये तैरेंगी। ये क्या करेंगी? तैरेंगी। तो जब ये तैरेगी तो जैसे 2 प्लेट है सामने से आ रही है, टकराएंगी, सीधी सी बात, टकराएंगी। तो जब टकराएंगी तो हलचल होगी। अब अगर मैं बात करूं नीचे, इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारी क्रस्ट है, ऊपर नीचे 2 प्लेट्स हैं। हाँ, 2 प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, टकराएंगी। जब यहाँ टक्कर होगी तो इसका असर यहाँ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो एक्सीडेंट होते हैं तो एक तो हो सकता है कि 2 बाइक एक दूसरी बाइक के ऊपर एकदम चढ़ गई, या तो हो सकता है कि वो साइड से निकल गई, ये रगड़ खाते हुए एकदम चूर करके निकल गई। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि अपोजिट डायरेक्शन में प्लेटों के जाने की वजह से क्रैक हो जाए। 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक दूसरी प्लेट एक दूसरे के ऊपर आ रही है, टकरा के चढ़ गई, टकरा के चढ़ गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि साइड से निकल गई। जब साइड से निकली, रगड़ हुई, यहाँ पे रगड़ हुई, और असर नहीं होगा ऊपर? होगा। तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा होती है, और यही कंडीशन से दुनिया में भूकंप सबसे ज्यादा। देखो ज्वालामुखी भूकंप, तो मैंने जब ज्वालामुखी पढ़ाई तो बताया था कि जब अर्थ के नीचे से ब्लास्ट होगा तो उसका असर ऊपर की लेयर पे हमको देखने को मिलेगा। तो जब ऊपर की लेयर पे हमें देखने को मिलेगा ज्वालामुखी की वजह से, तो वो ज्वालामुखी भूकंप होगा। लेकिन ज्वालामुखी भूकंप ज्यादा नहीं आते, क्योंकि ज्वालामुखी हम जानते हो कि बहुत जो संवेदनशील एरिया होता है, जहाँ ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, वहीं पे ये भूकंप आते हैं। लेकिन जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में जिसका असर है, जिसका कंपन हमें देखने को मिलता है, वो ज्यादातर भूकंप कौन से होते हैं? प्लेट विवर्तनिकी भूकंप। समझ में आया? सबसे ज्यादा भूकंप किससे आते हैं? प्लेट विवर्तनिकी से आते हैं। तो 2 भूकंप मैंने बताए थे, ज्वालामुखी और पाताली। देखो सबसे कम भूकंप और जिसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में ना बताया गया है कि वो भूकंप होता है पाताली भूकंप। कहते हैं पाताल के एकदम गर्भ में, पाताल के एकदम गर्भ में जो भूकंप आते हैं वो पाताली भूकंप होते हैं, लेकिन उसका असर धरती की ऊपरी क्रस्ट में हमें देखने को उतना नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं ज्वालामुखी और दूसरे प्लेट विवर्तनिकी। अब इन 2 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं प्लेट विवर्तनिकी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो प्लेट विवर्तनिकी से आते हैं। समझ में आया? एक के ऊपर एक प्लेटों का चढ़ जाना, साइड से रगड़ खा के निकल जाना, या तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना, इन वजह से सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आया कि प्लेट्स क्या होती हैं? पृथ्वी के गर्भ में ये प्लेट्स हैं, तो ये तैर रही है। ये क्या हो रही हैं? तैर रही है, और तैरते तैरते चढ़ेंगी, रगड़ेंगी, उससे कंपन होगा और भूकंप आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ जोन कौन सा, सबसे सेफ एरिया कौन सा होता है? मैदानी,
नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, इलाहाबाद क्यों बच जाता है, सेफ जोन में आता है कि बस हल्के झटके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है कि हम गंगा के मैदान के किनारे, हम गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं ना, तो इसलिए हम बच जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैदानी क्षेत्र अक्सर सेफ जोन में हो जाता है और पहाड़ी क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ में आया? और एक तो वहाँ ज्वालामुखी का भी प्रेशर रहता है। तो अब हम देखेंगे कि तरंगे क्या होती है जिनसे भूकंप आते हैं। यहाँ तक समझ में आया? एक बार रिवाइज करें। हम पूछेंगे, आप जवाब देंगे। भूकंप की तरंगों को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से। कौन सी गैस एक्टिव होती है? रेडॉन होती है। जो भूकंप का जो नीचे का गर्भ का, पृथ्वी के गर्भ का केंद्र होता है, उसको क्या कहते हैं? मूल केंद्र कहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कितने प्रकार के भूकंप होते हैं? 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। पहला ज्वालामुखी, पातालीय और प्लेट विवर्तनिकी घर्षण भूकंप। सबसे ज्यादा भूकंप किससे आते हैं? प्लेट विवर्तनिकी से आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि भूकंप की 3 तरंगे होती हैं। कितनी? 3 तरंगे होती हैं। पहली तरंग को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, पहली होती है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। दूसरी होती है गौड़ तरंग और तीसरी होती है एल तरंग। कितनी तरंग होती है? 3। देखो एल तरंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको H.T. लव ने डिस्कवर किया। किसने ढूंढा था? H.T. लव ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? एल तरंगे दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो अब प्राथमिक, गौड़ और एल तरंगे क्या होती है जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। देखो मैंने जो डायग्राम स्टार्ट में बनाया था, मैंने कहा था ये ट्रस्ट है हमारी, नीचे मूल केंद्र है, यहाँ से वेव उठ रही, तरंगे उठ रही हैं। तो ये तरंगे 3 प्रकार की होती है। तरंगे कितने प्रकार की? 3 प्रकार। 3। सबसे मेन पार्ट तुम्हारा भूकंप में तरंगे ही है। अगर आपने भूकंप में तरंगे नहीं पढ़ा तो आपने भूकंप नहीं पढ़ा। प्राथमिक तरंगे क्या होती है? प्राथमिक तरंगे बहुत स्पीड में आती है, बहुत स्पीड में आती है। ये इससे नॉर्मल और ये सबसे आराम से आने वाली। नुकसान किससे होगा? गलत। नुकसान सबसे ज्यादा होगा एल तरंगों से। एग्जाम्पल दूं? यहाँ जल्दी। ये बच्ची है सामने, ये बच्ची ऐसे टर्न। हाँ, अब मैं इसको अगर ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाती हूँ तो इसको चोट लगेगी? नहीं लगेगी। फिर नॉर्मली मैंने थप्पड़ लगाया तो चोट लगेगी, और फिर बहुत आराम से खींच के थप्पड़ लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। मैंने नॉर्मली ऐसे ऐसे मारा तो ये वही है, तरंगे बहुत तेजी से आई लेकिन नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तेजी से आने के बाद निकल गई, बहुत स्पीड से निकल गई। और वही मैंने सेकंड में बोला कि नॉर्मली मैंने थोड़ी यहाँ पे स्लो किया और लगाया, थोड़ी इसको चोट लगेगी। फिर मैंने एकदम आराम से, बहुत आराम से, एकदम तेजी से मारा तो इसको ज्यादा चोट लगी। ये 3 टाइप से समझ में आ गया? एक और बहुत बेहतरीन, बैठ जाओ, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे 1 हफ्ते की मोहब्बत हुई और फिर फाइनली पता चल गया कि वो शादीशुदा बंदा निकला या उसकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है, तो दर्द होगा? 1 हफ्ते की है, दर्द नहीं होगा इतना ज़्यादा। और अगर मैं कहूँ कि वो मोहब्बत 6 महीने तक चली तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा। 1 हफ्ते और 6 महीने में होगा ना, कि जिससे 6 महीने बाद की, फिर बाद में पता चला वो शादीशुदा निकला या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, तो दिल ज़्यादा टूटेगा। फिर अगर यही मैं बढ़ा दूँ 2 साल या 3 साल तक कन्वर्सेशन चली और उसके बाद तो इंसान डिप्रेशन में चला गया ना। तो ये जो 3 कंडीशन है तुम्हारी, सबसे ज्यादा नुकसान एल से पहुंचता है। वजह क्या होती है कि बहुत स्लो आती है और बहुत कुछ बर्बाद करके चली जाती है। पहली वाली बहुत स्पीड में आई तो हमें उतना समझ में, मतलब बहुत तेजी से आई और निकल गई, समझ में नहीं आया। सेकंड वाली उससे कम, यानी एल वालों से, एल तरंगों से कम, लेकिन प्राथमिक तरंग से थोड़ी ज्यादा। इसकी जो स्पीड रहेगी वो प्राथमिक तरंग से कम रहेगी और एल से थोड़ी ज्यादा रहेगी। इस वजह से इससे नुकसान होगा, लेकिन एल तरंग को जैसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होगा? जहाँ पे एल तरंग आएगी। यानी जो नेपाल में
देखने को मिली है वहाँ पे कौन सी वेव्स थी? एल तरंगे थी, क्योंकि वो उनकी स्पीड कम थी, स्पीड कम थी। जिन तरंगों की स्पीड बहुत कम होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्पीड के साथ साथ हम देख लेते हैं कि ये जो आवृत्ति है इनकी ये अधिक होती है। ये आवृत्ति अधिक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें और कम हुई 1 2 3 4 4, यहाँ पे मैंने 3 ही बनाई है या 2 मान लेते हैं। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड कम हो गई। आवृत्ति की अगर मैं बात करूँ तो ये और कम हो गई। अब दूरी की बात कर लेते हैं, इनकी दूरी बहुत कम है, इन दोनों के बीच दूरी कम है, इनके बीच की दूरी ज्यादा है। अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई औसत है, औसत। इसे बीच में रखेंगे तो इसे एवरेज बोलेंगे, इसे बीच में रखेंगे तो इसे एवरेज बोलेंगे। ये लास्ट वाले की ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है। यानी कोई अगर मैं बोलूँ कि हाँ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ, इस प्लेन ये ऊपर की क्रस्ट है, इसके नीचे से कोई चीज निकली, जब इसके नीचे से कोई चीज निकलेगी, छोटी चीज होगी नुकसान कम पहुंचाएगी। फिर वही चीज जब ज्यादा बड़ी होगी, आवृत्ति बढ़ गई, आवृत्ति क्या हो गई? बैठ जाओ, आवृत्ति क्या हो गई? बढ़ गई। जब आवृत्ति उसकी बढ़ गई, कोई बड़ा जानवर इसके नीचे से निकल गया तो नुकसान, इसने पूरा हिला दिया ना इसको। अभी मैं छोटी सी चींटी इसके नीचे से निकली तो नुकसान कम हुआ, और वही बड़ा सा जानवर इसके नीचे से निकल गया तो नुकसान ज्यादा हुआ। तो एल तरंगे आवृत्ति इसकी ऊंची होती है और आवृत्ति कम होती है, ऊंची होगी कम होगी, और ये नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाएगी। इसको और डिटेल में कल हम रिवाइज करेंगे।